नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सीटेट प्रिपरेशन के बारे में, जो कि इस बार आपका 5 जुलाई 2020 में होने वाला है। तो आपको पता है कि ये टारगेट बैच है और इसका फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मनोविज्ञान क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, बाल विकास में, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये लेक्चर आपका कोई भी ऐसे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, UP टेट हो, सुपर टेट हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप प्राइमरी का पेपर देने वाले हैं या फिर जूनियर लेवल का सीटेट का पेपर देने वाले हैं, UP टेट का पेपर देने वाले हैं, तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल का पेपर में CDP का जो पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में। जूनियर में आपका बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम जो आपके लिए लेक्चर ला रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, सटीक जानकारी के साथ है। और तो और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। हम बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले लेक्चर में कि ये हमारा टारगेट बैच है और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें ही करेंगे जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। और जैसा कि ये चैनल में आपका कोई भी फीस नहीं डिमांड किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आप बेहिचक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम देखते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल स्कूल के बारे में, मनोविज्ञान के वाद के बारे में। अब ये क्या चीज़ है वाद, स्कूल? तो बहुत सारे हमारे जो पुराने साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपने थ्योरीज दी थी, जिसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया था, और उन्हीं की थ्योरीज को हम उनका एक पूरा एज मानते हैं, उनका पूरा एक समय मानते हैं, जिसे कि वाद के नाम से या इंग्लिश में साइकोलॉजिकल स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम हम पढ़ेंगे, जो इन वादों के जनक थे। टोटल हम 5 वाद के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद है, उसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और आते भी हैं, कि जैसे कि संरचनावाद के प्रमुख साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके नाम लिखिए। उनके नामों को आप मतलब कोई भी 4 नाम दे देगा आपका पेपर में, और आपको टिक करना रहेगा कि कौन सा संरचनावाद से जुड़े थे, या फिर गेस्टॉलवाद, व्यवहारवाद, ऐसे करके आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनता है। और अगर आप जूनियर लेवल का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से आपका पक्का है। तो जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को देखिए और अपना जो है 1-2 नंबर आप अपने हाथों में उसे रख लीजिए। बिल्कुल भी आपका वो नंबर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल आपके पास रहेगा इस लेक्चर को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो किसने इस्टेब्लिश की थी? वो विलियम वुंटे ने इस्टेब्लिश की थी। मतलब कि ये जो स्कूल का वादों का चलन चला आ रहा था, उसको इस्टेब्लिश करने वाले, मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला पूरा जहाँ हुए मनोविज्ञान के, उसको इस्टेब्लिश करने वाले एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था विलियम वुंटे थे। तो आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आप विलियम वुंटे नाम के ऑप्शन को ही टिक करेंगे बिना कुछ सोचे। तो अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के स्कूल कौन कौन से थे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम इस लेक्चर में 5 मेन मनोविज्ञान स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक से पक्का किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन सीटेड में ज़रूर बनते हैं। तो पहला जो मनोविज्ञान का स्कूल है, जो वाद है, वो है संरचनावाद। अब संरचना वर्ड जहाँ भी लिखा देखे समझ जाइए वो किसी भी पर्सन के या किसी भी बच्चे के क्रिएटिव माइंड्स को डायरेक्टली इंडिकेट करता है, कि मतलब बच्चे का वो क्रिएटिवनेस क्या है, वो उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसका टैलेंट क्या है। तो संरचनावाद आप कहीं भी वर्ड देखें तो इसका मतलब ये डायरेक्टली है कि वो बच्चे के मेंटल एबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी को बताता है। अब है कार्यवाद, मतलब बच्चे का जो कार्य जो निखर के आता है स्कूल में, वो उसकी कौन सी मानसिक क्रियाओं का प्रतिफल है, ये इसके बारे में हम कार्यवाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाद है वो है व्यवहारवाद। अब सेम उसी तरीके से जैसे कि कार्यवाद है, वैसे ही बच्चे का जो है व्यवहार में उसकी किन मानसिक क्रियाओं की वजह से जो उद्दीपन होते हैं वो निकल के आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फिर है गेस्टॉल वर्ड। गेस्टॉल मतलब होता है कि गेस्टॉल वर्ड में यहाँ जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो हमें इस बात की तरफ दिखा रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपने आसपास होने वाली क्रियाओं से क्या सीखता है, और जब वैसी ही घटना उसके साथ घटती है तो उस पर वो अपना क्या रिस्पॉन्स देता है। इसके बारे में हम गेस्टॉल वर्ड में पढ़ेंगे। उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद, मतलब कि एक जो पूरा असेसमेंट होता है जो हम निकालते हैं स्कूल में, बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, वही जो है एक बच्चे की ज़िंदगी में भी चले आ रहे रहते। ज़रूरी नहीं है हर वक्त उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। तो उन सब चीज़ों से मतलब उसके जो जब बच्चा जो है अपने लाइफ में बड़ा होता जाता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता जाता है, तो अपने आप जो है उसके ये एक्सपीरियंस उसके कामों को उसकी शैली पे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। ये सब कुछ उसके दिमाग में रिकॉर्ड होने लगता है, जो कि हम कहते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन, मतलब कि चेतन और अचेतन मन, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है बिना उसके जाने। और यही जो है हम सपने के फॉर्म में भी देखते हैं, और यही जो है कभी ना कभी जब समय पड़ता है तो अपने आप अचेतन मन से ये चीज़ें निकल के आती हैं और बच्चों को उनके सिचुएशन के हिसाब से गाइड करती हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। इनके जनक कौन थे, कौन से मनोवैज्ञानिक थे, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है संरचनावाद। तो संरचनावादियों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना और मन का विज्ञान माना। जैसा कि हमने अभी बताया, संरचना कुछ भी जब होता है तो डायरेक्टली वो इंडिकेट करता है एक बच्चे के क्रिएटिव माइंड को, उसके माइंड को इंडिकेट करता है। तो वही है संरचनावाद, जो चेतना, उसका जो माइंड है, जो चेतना बताता है, जो इनवॉलेंट्री होता है, उसका कॉन्शियस होता है खुद का, उसके बारे में बताता है। इसलिए इसे हम मन का विज्ञान मानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ये मन से रिलेटेड है। संरचनावादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन की आत्मनिरीक्षण विधि का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो बच्चे इंट्रोस्पेक्शन का जो एक स्ट्रैटेजी चला आ रहा है कि मतलब खुद से ही अपना इंट्रोस्पेक्शन कर ले, खुद से ही अपने कार्यशैली को जांच ले, तो बच्चे अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। कई जगह हमें जो है उनकी हेल्प भी करनी पड़ती है, उनके इस काम में उनको बताना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए संरचनावादियों ने जो है आत्मनिरीक्षण का जो मेथड होता था उसको विरोध किया था। लर्नर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि संरचनावादियों ने चेतना के 3 तत्वों को माना था। पहला संवेदना, भाव तथा प्रतिबिंब। मतलब कि वो बताना चाहते थे कि जो भी बच्चे का संरचना होता है उसमें 3 मेन मुख्य चीज़ें काम करते हैं, जैसे संवेदना मतलब कि इमोशन, भाव, जब वो कुछ इमोशन फील करता है तभी वो बिहेव करता है। जैसे कि अगर आग के पास हाथ ले जा रहा है तो उसे गर्म लग रहा है, तो एक तरीके का फील कर रहा है, उसके बाद उसका भाव निकल के आएगा, बिहेवियर निकल के आएगा, क्या कि वो अपने हाथों को हटा लेगा और उसका प्रतिबिंब उसके दिमाग में छप जाएगा कि अगली बार से जब भी वो आग को देखेगा तो उसके पास अपना हाथ नहीं ले जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख लेते हैं कि संरचनावादियों में प्रमुख नाम कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा कि संरचनावादियों के प्रमुख नाम में से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उस पर टिक करना रहेगा, जैसे कि विलियम वुंड और टेनेचर। तो ये हुआ हमारा संरचनावाद के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कार्यवाद। कार्यवाद में क्या होता है, कार्यवाद में चेतना के कारणों एवं मानसिक क्रियाओं के अध्ययन को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना गया है। मतलब कि कार्यवाद में जब बच्चा जो है अपनी चेतना से कोई कार्य को करता है जो उसके दिमागों में है, उसमें क्रिएटिविटी लाता है, कोई नया काम करता है, तो उसकी बहुत सारी मानसिक क्रियाएँ जुड़ी रहती हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि जब एक वो आग को देखता है तो उससे वो सीख जाता है कि उसके पास दोबारा हाथ नहीं ले जाना है। ऐसे ही जो है बहुत सारे सबका समअप होता रहता है उसके दिमाग में, और ये उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके कार्यों को गाइड करता है। मतलब कि हाँ, ऐसे दोबारा अगर कभी वो आग देखता है तो वो उसके पास जाने से बचेगा। तो कार्यवाद यही बताते हैं कि जो चेतना होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसमें चीज़ें फीड होती जाती हैं, और उसी के अपोजिट, उसी के रिएक्शन में जब भी हमारे सामने वैसी सिचुएशन आती है तो हम मानसिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, हमारे दिमाग में जो सोच चल रही रहती है उसका सहारा लेते हैं, और उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं। उसी हिसाब से बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो एक्ट करते हैं। देख सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा संरचनावादियों ने किन किन मेथड्स को, किस मेथड को अपनाया था। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन जो विधि थी उसको पहले देखा, जांचा, और फिर उसको वो अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चा खुद से हर चीज़ नहीं सीख पाता, कई जगह पे जब वो सही गलत करता है तो हमें उसे गाइड भी करना पड़ता है।
जैसे कि मान लीजिए वो किसी को मार रहा है तो उसे नहीं पता, छोटा सा बच्चा है 2 साल का 3 साल का, उसे नहीं पता कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। तो अगर उसके पेरेंट्स उसको वो करने से रोकेंगे, उसको आंखें दिखाएंगे, तो उसे पता चलेगा कि हाँ वो गलत कर रहा था और आगे से वो काम करने से बचेगा। तो कार्यवादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन को अंतर्निरीक्षण तथा प्रयोग विधि को अपनाया। मतलब उन्होंने कहा कि अब जो है बच्चा, कार्यवादियों ने कहा कि अब जो है कहीं ना कहीं हम उसको गाइड कर सकते हैं बच्चे को कि वो अपना खुद का निरीक्षण कर सके। मतलब कि अब एक बार जब हमने बता दिया तो हम उसे बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम ये गलत काम है, तो उसे खुद को फील कराएंगे कि हाँ जो वो काम गलत कर रहा था वो रॉन्ग था और आगे से उसको ऐसा काम नहीं करना है, उसकी कॉन्शियस को डेवलप करेंगे। और प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसा कि हमने अभी बताया, जब ये एक्सपेरिमेंट उसके साथ हुआ, जब उसने किसी को मतलब किसी पे हाथ उठाया तो उसके पेरेंट्स ने उसको आंखें दिखाई, तब से वो सीखेगा कि हाँ वो ये गलत कर रहा था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कार्यवादी कौन सी विधियों को अपनाते थे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंतर्निरीक्षण तथा प्रयोग विधि को अपनाते थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड को अपनाते थे। ऐसा क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सीटेट में आ सकता है। फिर कार्यवादियों के प्रमुख नाम कौन कौन से थे, तो इसमें जो बहुत ही मेन है, बहुत ही पॉपुलर हैं जो हैं वो हैं जॉन डीवी और तथा विलियम जेम्स। इन दोनों जो हैं उन्होंने कार्यवाद में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बात की तरफ, हम है व्यवहारवाद के जनक के रूप में वॉटसन को माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। वॉटसन ही जो है वो व्यवहारवाद के जनक माने जाते थे। व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को माना है। मतलब कि व्यवहारवादी जो थे उन्होंने एक बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया था, उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने के लिए। व्यवहारवाद के जो प्रमुख नाम थे वो कौन कौन से थे, वॉटसन, स्किनर, पैवलॉग, गुथरी, हॉल, अल्बर्ट बंडूरा। ये सारे जितने भी बहुत ही ज़्यादा मेन साइकोलॉजिस्ट थे वो किसको बिलोंग करते थे, वो व्यवहारवाद को ही बिलोंग करते थे। व्यवहारवाद में मनोविज्ञान को 4 प्रमुख विधियों में अपनाया गया है। मतलब कि जो व्यवहारवाद का पूरा मनोविज्ञान है वो 4 लेवल्स में क्लासिफाइड है। पहला है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चा जो है वो कोई चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, ठीक है, समझने की कोशिश करता है जब उसके सामने कोई भी घटना घट रही हो। फिर उसको अनुबंधन करता है, मतलब कि अनुबंधन के बारे में हम ऑलरेडी स्किनर का रैट एक्सपेरिमेंट और पैवलॉग का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। तो मतलब कि वो अपने दिमाग में उसको क्लासिफाई करता है। तो कई चीज़ें जो है अपने आप उसके दिमाग से निकल के आती है कि हाँ इस कंडीशन में ये होना चाहिए था, उस कंडीशन में वो होना चाहिए। कुछ चीज़ें उसकी जो है वो कार्यवाद का रिजल्ट होती है, मतलब कि बनती जाती है करने से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो अपने साइकिल के पास पहुंचा तो उसका पहला स्टेप क्या होगा कि वो स्टैंड को नीचे करेगा। तो ये कैसे निकल के आए, उसके एक्सपीरियंस से, उसने कई बार ऐसा किया तो अपने आप इस बार वो हो गया। जैसे साइकिल के पास पहुंचा, साइकिल चलाने से पहले उसने स्टैंड को नीचे किया, तो ये कंडीशनिंग बनती जाती है। कई बार तो कंडीशनिंग जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बनती जाती है। कई बार बच्चे उन कंडीशनरी को उनको सिखाया जाता है पर्टिकुलरली। फिर है प्रेक्षण, टेस्ट करके देखेगा, मतलब कि अभी तो उसने दिमाग में कंडीशनिंग की कि हाँ हमें जब भी पहुंचना है अपने आप हमें साइकिल का स्टैंड उतार देना है। अब टेस्ट करेगा, हाँ वो जाएगा साइकिल के पास और उसका स्टैंड उतार देगा, और उसके बाद वो अपने दिमाग में उसकी एक वर्बल रिपोर्ट बना लेगा कि हाँ मतलब उसके दिमाग में अब ये फीड हो गया है, कभी भी जब साइकिल के पास जाना है तो अपने आप उसका स्टैंड नीचे उतार देना है, फिर साइकिल पे बैठना है और साइकिल लेके चले जाना है। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट बन गया। तो हम ये देख सकते हैं कि व्यवहारवादियों ने पूरी जो मनोविज्ञान की विधियाँ थी उनको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर लिया था, सम अप कर लिया था। हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक जो है वो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवादियों ने मनोविज्ञान को मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान माना। गेस्टाल्टवादी जो थे वो किसी भी मानसिक क्रियाओं के प्रतिफल के स्वरूप जो भी एक बालक का व्यवहार, कार्य और उसका संरचना निकल के आता था, वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि ये जो भी उसका आउटकम निकल के आ रहा है, जो भी उसका रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, वो उसके सारे मानसिक क्रियाओं का संगठन है। मतलब जितना भी अभी तक उसने सीखा है, जितना भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो
वो सब कुछ उसके दिमाग में रहता है, और जब आगे वो कोई स्थिति देखता है तो वो अपने पुराने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नई स्थिति को में अपने आप को वैसे ही ढाल लेता है, उसी के फलस्वरूप अपना एक एक्शन प्रस्तुत करता है। स्टॉलवादियों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में चेतना एवं व्यवहार दोनों को माना है, परंतु ये भी बताया कि इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो वही मतलब है कि मनोवैज्ञानिक जो थे वो चेतना, व्यवहार, इन सबको कंबाइन कर देते थे किस चीज़ में, गेस्टॉलवाद में, क्योंकि गेस्टॉलवाद एक ऐसा वाद था जिसमें हर चीज़ को कंबाइन करके देखा गेस्टॉलवादियों ने। तो इन्होंने बताया कि जो भी बच्चा किसी सिचुएशन में अपना रिएक्शन देता है वो उसका सब चीज़ों का, चेतना का, व्यवहार का मिक्सचर होता है, जितना भी उसने आजकल सीखा है। और इन चीज़ों को हम अलग अलग करके नहीं दे सकते, ये सब एक कंबाइन ही होता है किसी भी स्टिमुलस के हिसाब से, और फिर वो बच्चा अपना रिस्पॉन्स देता है। स्टॉलवादियों के जो प्रमुख नाम थे वो थे मैक्स वल्डीमर, कोहलर, कोफ्ता। तो ये जो कौन थे, ये साइकोलॉजिस्ट, ये थे गेस्टॉलवादी। गेस्टॉलवादियों ने समस्या समाधान के लिए संरक्षण विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जब समस्या को समाधान करना है तो हमें संरक्षण को लाना पड़ेगा, मतलब कि डिफरेंट एक्सपर्ट को साथ में जोड़ के फिर उसका फीडबैक निकालना पड़ेगा। स्टॉल शब्द का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, वो है किसी वस्तु घटना का संपूर्ण रूप से प्रतिच्छिदीकरण करना, एज अ होल शेप स्ट्रक्चर इमेज बाय परसीविंग अ थिंग। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हर चीज़ जो है गेस्टॉलवादी संरचनावाद से, कार्यवाद से, व्यवहारवाद से हर चीज़ों को सीखते हैं, फिर उसे अपने दिमाग में उनके वो बैठ जाता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद जब उनके सामने कोई घटना होती है तो उसका जो रिएक्शन निकल के आता है वो इन सारी चीज़ों का सम अप होके आता है। तो गेस्टॉलवादी का यही कहना है कि जब बच्चा जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है और उसके सामने फिर कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो उस टाइम जो उसका स्टिमुलस निकल के आता है, जो उसका रिएक्शन निकल के आता है, वो उसने जितना भी चीज़ें अभी तक सीखी है उन सब का मिक्सचर होता है। जैसे कि एग्ज़ाम का आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जब बच्चा जो है वो पूरे साल सीखता है, कई सारे उसके पास टेस्ट होते हैं छोटे मोटे, तो वो जानता है कि कहाँ पे उसको गलतियाँ नहीं करनी है, अपने मैथ के पेपर में अपने दिमाग का प्रयोग करता है, उंगलियों से गिनता है, जो भी उसने सीखा है हर तरीके का प्रयोग करता है, चाहे वो अपना दिमाग का यूज़ करना हो, चाहे कार्य करके उसने देखा हो, चाहे व्यवहार निकल के आया, और फिर एग्ज़ाम में फाइनली वो अपना बेस्ट देता है। तो यही है पूरा गेस्टॉलवादियों का सिद्धांत कि एक बच्चे का जो रिएक्शन आता है वो सारी चीज़ों का सम अप होके आता है। अंत सूच प्रवृत्ति का प्रयोग होता है, मतलब कि इसमें जो है बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को पूरा कंबाइन करके उस पर विश्लेषण करता है, उस पर अपना रिएक्शन प्रस्तुत करता है, बल्कि प्रॉब्लम को अलग अलग नहीं मानता बल्कि उसे एक करके देखता है। गेस्टॉलवाद के जनक मैक्स वल्डीमर हैं। गेस्टॉलवाद के जो जनक थे उनका नाम था मैक्स वल्डीमर, और गेस्टॉल थेरेपी के जो जनक थे, यहाँ आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखिए। गेस्टॉलवाद अगर लिखा है तो उसके जनक मैक्स वल्डीमर थे, पर अगर गेस्टॉल थेरेपी लिखा है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो उसके जनक कौन थे? फ्रिट्ज पर्ल्स, उसके जनक थे फ्रिट्ज पर्ल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो 5वां टॉपिक है लॉजिकल स्कूल्स का, मनोविज्ञान के वादों का, उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद, मतलब कि साइको एनालिसिस थ्योरी। जैसा कि नाम में ही दिया है एनालिसिस, मतलब कि इसमें प्रॉब्लम को अलग अलग करके बच्चे देखते हैं, ना कि एक करके देखते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि ये बच्चे के हायर लेवल का वाद है, मतलब कि जब वो बड़ा हो जाता है, 12-13 साल का जब वो हो जाता है, जब वो एक बड़े क्लास में पहुंच जाता है, उसके बाद इस विधि का यूज़ होता है, क्योंकि तब बच्चे का दिमाग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाता है और तब जो है वो प्रॉब्लम को अलग अलग क्लासीफाई कर सकता है और हर क्लासिफाइड प्रॉब्लम का वो सल्यूशन निकालने पे अपना पूरा ध्यान फोकस कर सकता है। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में सिगमंड फ्राइड को जाना जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, सिगमंड फ्राइड। ये आप बहुत जगह इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अपने बीटीसी और बीएड के कोर्स में। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? सिगमंड फ्राइड।
मनोविश्लेषणवादियों ने असामान्य व्यवहार का कारण व्यक्ति के अचेत मन को बताया है। कभी कभी व्यक्ति जो है वो असामान्य बिहेवियर कर देता है जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो वो उसके अचेत मन से निकल के आता है। जैसे कि ब्रेन जो है वो क्लासिफाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, जिसे कि हम चेत मन कहते हैं, जो हम जो भी करते हैं हमें पता होता है, हम कॉन्शियस ब्रेन से करते हैं। और एक ब्रेन का ही दूसरा पार्ट होता है जिसे हम अचेत मन मतलब कि अनकॉन्शियस ब्रेन करते हैं। जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस होता जाता है, भले ही हम उसे अपने दिमाग से भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे अचेत मन में स्टोर हो जाता है। तो जब हमारे सामने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है और हमारा रिएक्शन जो है हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तब भी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड था, तो ये कहाँ से निकल के आता है? ये अचेत मन से ही निकल के आता है। अब देखते हैं मनोविश्लेषणवादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्यतः सहचर्य विधि सम्मोहन व्याख्या का प्रयोग किया है। मतलब कि इसमें जो है मनोविश्लेषणवाद बताते हैं कि ये जो सम्मोहन होता है और जो हम लोग बच्चे सपने देखते हैं और मुख्य सहचर्य विधि मतलब कि अचानक से कोई रिएक्शन निकल के आ जाता है, ये सब कैसे होता है? ये सब अचेत मन की वजह से ही होता है। क्या सपना जब हम देखते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है? नहीं, हमारा पूरा दिमाग एक्टिव नहीं रहता है, बल्कि दिमाग का कुछ पोर्शन एक्टिव रहता है और वो पोर्शन ही अचेत मन कहलाता है। तो जो भी हम देखते हैं, वो सपना हम देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं, वो क्या निकल के आता है? हमारे साथ कोई ना कोई घटना हो चुकी हो या हमारे दिमाग में कोई चीज़ पहले से बैठी हो, तो वही चीज़ हमारे सपने में निकल के आता है। तभी हम जान सकते हैं यहाँ पे कौन सा विधि का प्रयोग हो रहा है, मनोविश्लेषण। मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग पार्ट में हमारे अचेत मन में स्टोर हो गए हैं और कभी भी वो हमारे सामने निकल के आ सकते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सम्मोहन में भी होता है ना कि मेन माइंड जो है वो एक तरीके से स्लीप हो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क करने लगता है। मनोविश्लेषणवाद को गत्यात्मक मनोविज्ञानवाद भी कहते हैं। मतलब कि ये जो है ये गति में हमेशा चलता रहता है, ये कभी हमारा अचेत मन जो है वो बंद नहीं होता है। हम सो भी जाते हैं तब भी ये चलता रहता है। तो वही है कि जैसे ये समझ लीजिए आपका ब्रेन है, तो यहाँ पे जो चेतन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा है, उसके बाद में एक बीच में चेतन और अचेतन के बीच में जो कड़ी है उसे हम अधचेतन कहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है हमारा वो अचेत मन का है, जैसे कि जिसमें चीज़ें अपने आप स्टोर होती रहती हैं, हमें पता भी नहीं होता है। चेतन मन से तो हम चीज़ों को जब याद करते हैं तब स्टोर होता है, अचेतन में अपने आप कुछ चीज़ें स्टोर होती रहती है और हमें पता भी नहीं रहता है। और बाद में वो जब सिचुएशन आती है तो वो निकल के आता है। ये सपना देखते हैं हम, तो हमें वो हमारा उस वक्त क्या काम कर रहा रहता है? अचेत मन। तो ये सारे थे बात साइकोलॉजिकल स्कूल जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, चाहिए तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो KDS का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, DSB हो, सुपर टेट हो, CTET प्राइमरी और जूनियर लेवल, दोनों में ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने देख लिया कि वाद कौन कौन से होते हैं और उनके जनक कौन थे, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें किस मेथड का फॉलो किया गया था और बच्चों के लिए कैसे ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन, subscribe your own channel Study Journey and also press the bell icon for regular updates। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये तीनों चीज़ें आप करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। भी मटेरियल आपको चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको बताएं, उसके बारे में व्याख्या करें, डिटेल एनालिसिस करें, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।